गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम कक्षा 6 हमारे अतीत का अध्याय 3 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसके 4 भाग आपने पहले पढ़ लिए हैं। आज हम 5वां भाग देखेंगे, जिसमें जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का किस तरह से प्रबंध किया जाता था, यह व्यवस्था थी। और साथ में जो है वो हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो कि इतनी सुविकसित थी, इतनी अच्छी तरह से विकसित थी, उसका अंत किस तरह से हो गया था, उसके बारे में जानेंगे। साथ में हम अन्यत्र में देखेंगे कि विश्व में और इस तरह की कहां-कहां पर जो है वो सभ्यताएं विकसित हुई थी। तो सामाजिक विज्ञान की आप पुस्तक को खोलिए और अध्याय 3 हम शुरू आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 3 आप बच्चों शुरू कर चुके हैं। उसमें आपने बहुत सारी जानकारियां भी हासिल करी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से जाना, मोहनजोदड़ो के बारे में आपने जाना, लोथल कालीबंगा के बारे में आपने जाना, और उस समय के खान पान, रहन सहन, शहरों का विकास किस तरह से था उसके बारे में जाना। शिल्प में कौन कौन सी वस्तुओं का बनाया जाता था, जैसे कि आपने देखा शंख, तांबा, कांसा, सोना, चांदी इत्यादि धातुओं का भी उपयोग किया जाता था, और कईयों के बर्तन, गहने और भी साजो सामान के बनाए जाते थे। मनकों का खास तौर से धोलावीरा जो स्थान था, वहां पर मनके के उद्योग जो थे वो स्थापित थे, यानी कि मालाएं इत्यादि जो थे या सजावट का कार्य किया जाता था। कच्चे माल के लिए वो अपने आसपास के इलाकों पर भी निर्भर रहते थे, तथा साथ में जो जरूरत का सामान था वो बाहर से भी आयात कर लिया करते थे। इस तरह से नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी जो कृषक थे, किसान थे, वो किया करते थे, जो कि ज्यादातर गांवों में रहते थे। उस समय के लोगों का मुख्य भोजन जो थे वो गेहूं, जौ, चावल, मटर, धान, तिल इत्यादि इनकी मुख्य आहार होते थे। साथ में वो भेड़ बकरी पालन भी करते थे, पशुपालन, गाय भैंस, भेड़ बकरियां इत्यादि भी वो पालते थे, और उनके दूध मांस का भी उपयोग किया करते थे। मछली को पकड़ना, हिरण इत्यादि का शिकार करना भी उस समय के लोगों का मुख्य शौक रहा है। तो इसके अलावा आपने गुजरात के हड़प्पा कालीन एक नगर का सूक्ष्म सा निरीक्षण किया, जो कि धोलावीरा था, जो कि उस समय का प्रमुख नगर था। साथ में एक लोथल शहर भी था, जो कि अपनी खंबात की खाड़ी के पास ही स्थित था, जो कि अपनी बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध था। वहां से आयात और निर्यात का कार्य किया जाता था। अब हम देखेंगे मुद्राओं के बारे में या मोहरों के बारे में। मुद्रांकन या मोहरबंदी। मुद्राओं का उपयोग जो है वो सामान से भरे हुए डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जिन्हें कि एक जगह से दूसरी जगह पर सुरक्षित भेजना होता था। थैले को बंद करने के बाद उस पर उसके मुहाने पर, उसके मुंह पर गीली मिट्टी पोत दी जाती थी या लगा दी जाती थी, और उसके ऊपर मोहर लगा दी जाती थी। मोहर की चाप जो थी वो मोहरबंदी कहते हैं। बच्चों, जिस तरह से आप गीली मिट्टी पर अपने हाथ या पैर का इम्प्रेशन छोड़ सकते हैं या निशान छोड़ देते हैं, वैसे ही मोहरें होती थी। या आजकल की हम रबड़ स्टैंप का उपयोग करते हैं, और कई कार्यों में, जैसे जिन लिफाफों को हमने सील बंद करना होता है या मोहर बंद करना होता है, उन पर हम गीली मिट्टी के बजाय लाल सी लाख का उपयोग करते हैं। उसको पिघलाकर उसके जहां से उस लिफाफे को बंद किया जाता है उसके ऊपर गिराते हैं, और उसके ऊपर हमारे लोहे की या फिर तांबे की एक सील बनाई होती है, उसमें कुछ हमने शब्द लिखे होते हैं या अपने सरकार के निशान बना हुआ होता है। उसको हम गीले गीले को दबा देते हैं, तो वो वैसा ही निशान या वो सारे अक्षर जो है वो दूसरी ओर बन जाते हैं। जब वो कहीं टूटा फूटा मिलता है तो इसका मतलब आपके डाक या लिफाफे से जो है वो छेड़छाड़ की गई है।
और अगर वो बिल्कुल सुरक्षित है, कहीं से टूटा फूटी नहीं है वो मोहर, तो इसका मतलब आपका सामान सुरक्षित है। तो वैसे ही हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो अपने सामान को सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इन मोहरों का उपयोग करते थे। तो आइए देखते हैं कि इतनी अच्छी विकसित ये सभ्यता थी, हमारे जैसे एडवांस थे उनकी इंजीनियरिंग भी, हर कार्य में वो हमारे से लगभग बराबर थे। तो फिर ये सभ्यता जो इतनी विकसित थी, इतने अच्छे लोग थे, इतने समझदार लोग थे, उनकी सभ्यता का पतन किस तरह से हो गया, वो लोग कहाँ गए, ये सब नगर जो थे वो कैसे नष्ट हो गए। लगभग 3900 वर्ष पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोग इन शहरों को छोड़कर चले गए। लेखन, मोहर और बाटों इत्यादि का प्रयोग भी बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो की सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे थे। जल निकासी की जो नाली व्यवस्था, नालियां बनाई थी, वो भी अब नष्ट हो गई थी। सड़कों पर भी झुग्गीनुमा अब मकान जो थे वो बनाए जाने लगे थे। ये सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि शायद नदियों का पानी सूख गया होगा और लोग जो वो अब यहाँ से पलायन कर गए होंगे, या फिर किसी अन्य ने कहा कि जंगलों का विनाश हो गया और लोग अपने मवेशियों और अपने के लिए चारे पानी के लिए तथा शिकार इत्यादि को ढूंढने के लिए कहीं दूसरी जगह पर चले गए होंगे। या फिर इसका कारण ये भी रहा होगा कि जो पक्की ईंटें वो बनाते थे उसके लिए ईंधन खत्म हो गया होगा। इसके अलावा मवेशियों के लिए के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास इत्यादि के मैदान समाप्त हो गए होंगे और उनकी तलाश में वो दूसरी जगह चले गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ इत्यादि आई होगी, लेकिन तो भी वो चले गए होंगे। लेकिन इन सब कारणों से ये स्पष्ट नहीं होता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ होगा, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ एक इलाकों में हुआ होगा, सारे इलाकों में नहीं। ऐसे लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ होगा, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां जो थी वो उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई छोटी छोटी बस्तियों में जाकर बस गए होंगे। बाद में इसके लगभग 1400 वर्षों के बाद नए नगरों का विकास हुआ और उनके बारे में बच्चों आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, जैसे अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये तो थी हमारे देश में होने वाली या हमारे आसपास होने वाली जो सभ्यता विकसित हुई थी उसकी घटनाओं के बारे में जानकारी। इसके अलावा विश्व में भी बहुत सारी और सभ्यताएं विकसित हुई थी। लगभग इसी समय के दौरान जो थी वो अन्यत्र में, अगर आप देखें तो एक मिस्र देश है हमारा, जो कि एटलस में आप ढूंढ सकते हैं, या गूगल मैप में भी आप इजिप्ट के नाम से सर्च करेंगे तो आप उसे ढूंढ लेंगे। तो यहाँ भी नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र में अधिकांशतः रेगिस्तान ही है। लगभग 500 वर्ष पहले मिस्र के में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर के देशों तक भेज दी थी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे भी बनवाए, जिन्हें की पिरामिड कहा जाता है, जो कि आप फोटो में भी देख सकते हैं, जो कि आज भी मौजूद हैं बच्चों। राजाओं के मरने के बाद उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता है। उनके शवों के साथ उनकी अनेक चीजें भी दफना दी जाती थी। उनके खाने पीने का सामान, उनके कपड़े, गहने, वस्त्र, उनके वाद्य यंत्र यानी कि जो बजाने के होते हैं या संगीत में उपयोग होते हैं, हथियार इत्यादि, और यहाँ तक कि उनके प्रिय जानवर
और कभी कभी तो उनके नौकरों चाकरों को भी साथ में ही दफना दिया जाता था। तो दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत जो वो खर्च किया जाता था शवों को दफनाने के लिए ही। तो बच्चों, आप इस तरह से देख सकते हैं कि इसी के समानांतर जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के समानांतर ही कई और सभ्यताएं जो थी वो अलग अलग देशों में भी विकसित हो रही थी। और यहाँ पर आपका ये अध्याय भी समाप्त होता है। आशा है कि आप दिए गए कार्यपत्र को भी पूरा करेंगे और साथ में अभ्यास प्रश्न जो है वो उन्हें भी पूरा करेंगे और अपने अध्यापकों को बताएंगे। धन्यवाद।